दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं, जो कि हम लोग पहले देख चुके थे। फैक्टर देख चुके थे, नेचर देख लिए थे, मीनिंग देख लिए थे, एज ग्रुप देख लिए थे। अब आते हैं हम लोग, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के उपचार एवं रोकथाम। जो आत्महत्या जो लोग करते हैं उसके ट्रीटमेंट कहें या प्रिवेंशन कहें, आत्महत्या के उपचार एवं रोकथाम कैसे किया जाए। हमारे सामने ये भी एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है कि अगर आत्महत्या बढ़ रहा है तो इसे रोकथाम कैसे करें। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जो इंसान बार बार सुसाइड करते हैं, तो उसे उस चीज़ से उसको कैसे निजात दिलाएं, ये सब हमारे दिमाग में आते हैं। अगर ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट है कि अरे चलो, कोई ना कोई हमारे समाज में ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि वो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि क्या हम लोग देखे हैं और देख रहे हैं। जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं या आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं, उनके उपचार के मुख्य कितनी श्रेणियाँ हैं, तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार, ट्रीटमेंट आफ्टर सुसाइड अटेम्प्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, आत्महत्या का रोकथाम, सुसाइड प्रिवेंशन। ये जो 2 भागों में बांटा गया है, आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार और आत्महत्या का रोकथाम, ये दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो किस तरह से इस चीज़ को हम इंसान को गाइड करके या फिर एडवाइस देके किस तरह से उसको निजात दिलाएंगे, उसे छुटकारा दिलवाएंगे, या उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे वो देखेंगे। इसको किस तरह से रोकेंगे आत्महत्या को, तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार। आत्महत्या के जो लोग प्रयास या व्यक्ति जो प्रयास करने वाले व्यक्तियों का सबसे प्राथमिक उपचार मेडिकल देख रेख की होती है। आत्महत्या के प्रयास के बाद ऐसी व्यक्तियों में गंभीर चोट, मस्तिष्क क्षति तथा अन्य मेडिकल समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले इन्हें मेडिकल उपचार की ज़रूरत होती है। जैसे ही ऐसे व्यक्तियों का यह मेडिकल समस्या कम होता है या ठीक हो जाता है, तो फिर मनोचिकित्सा मतलब साइकोथेरेपी प्रारंभ की जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार मनोचिकित्सा नहीं भी दी जाती है, जैसे जिन्होंने आत्महत्या का एक प्रयास किया और उनमें से मात्र आधे को ही मानसिक चिकित्सा प्रदान की गई थी। जो मानसिक चिकित्सा में मूलतः ऐसे व्यक्तियों को, अर्थात जिन्होंने आत्महत्या करने के प्रयास किया, 2 तरह की चिकित्सा सामान्यतः उपलब्ध कराई जाती है। पहला कौन सा, तो व्यवहार चिकित्सा। दूसरा कौन है, तो सूझ उन्मुखी उपचार सुविधा कहें, आत्महत्या के बारे में बताया है। एक अध्ययन ऐसा भी उपलब्ध है जिसमें इन दोनों तरह के चिकित्सीय प्रविधि का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में यह 24 आत्महत्या का प्रयास करने वालों में से 12 का उपचार व्यवहार चिकित्सा द्वारा, 12 उपचार सूझ उन्मुखता द्वारा किया गया। व्यवहार चिकित्सा सूझ की यह व्यवहार सिखलाया गया है कि वह किस तरह से अपने शाब्दिक एवं अशाब्दिक अभिव्यंज कौशलों को सिखलाया गया है, वह किस तरह से अपने शाब्दिक एवं अशाब्दिक अभिव्यंज कौशलों को उन्नत बनाएगा, और साथ ही साथ उन्हें रिलैक्सेशन सेशन भी दिया जाएगा, मतलब शांतिपूर्वक उन्हें शांति से कोई भी कार्य करने की लिए जो उसमें सत्र सेशन होता है वो दिया जाएगा या दिया गया है। उन लोगों द्वारा पारिवारिक सत्र में भी भाग लिया गया, जहां उन लोगों द्वारा यह सिखाया गया कि पारिवारिक संचार को किस तरह की उन्नत बनाया जाए या उत्तरदायित्व को किस तरह से निभाया जाए। बाकी जो ये क्या था, तो ये व्यवहार चिकित्सा था। बाकी जो 12 आत्महत्या का प्रयास करने वाले समूह थे उसे सूझ उपचार दिया गया, जिसमें वे व्यक्ति मनोगतिक चिकित्सा के द्वारा दिया गया, और बाद में सामूहिक चिकित्सा या पारिवारिक चिकित्सा सत्र भी दिया गया, सेशन भी दिया। ये दोनों तरह की चिकित्सा को 9 महीने तक किया गया। कितने महीने तक, तो 9 महीने तक। परिणाम के रूप में पहले स्तर के मूल्यांकन में यह पता चल गया कि जिन व्यक्तियों को व्यवहार चिकित्सा दिया गया था उनमें उन लोगों की तुलना में जिन्हें मनोगति की चिकित्सा दी गई थी अधिक तेजी से उन्नति होती पाई गई। वैसे व्यक्तियों में कम मात्रा में विषाद, चिंतन, आत्मकथाओं एवं तुलनात्मक रूप से अधिक दृढ़ता पाई गई। परंतु बाद में इन दोनों ही तरह के व्यवहारों एवं आत्महत्या का प्रयास लगभग एक समान संख्या में किया गया। शुद्ध चिकित्सा वाले परियोजों में भी 3 ने तथा व्यवहार चिकित्सा वाले परियोजन ने भी 2 ने फिर आत्महत्या का प्रयास किया। इस तरह साबित होता है कि आत्महत्या के प्रयास के उपचार में इन दोनों में से किसी एक को अधिक प्रभावी नहीं कहा गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि क्या था, तो आत्महत्या का रोकथाम किस तरह से किया जाए, सुसाइड प्रिवेंशन। गत 3 वर्षों में नैदानिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य विशेषज्ञों का ध्यान आत्महत्या उपचार से हटकर आत्म रोकथाम पर अधिक गया। कितने वर्षों से, 3 वर्षों से। आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम में शुरुआत कब हुआ था, तो 1950 में शुरू किया गया। अमेरिका में पहला ऐसा कार्यक्रम फारवेरो एंड सीडमैन मानने का जो अनुसार दिया गया 1955 में प्रारंभ किया गया, जिसका यह मानना था कि
आज की तिथि में पूरे संसार के विभिन्न देशों में 800 से अधिक आत्महत्या रोकथाम केंद्र खुले जा चुका है और नए नए केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को देख रेख में आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसे केंद्रों में ऐसे व्यक्तियों को संकट से घिरा हुआ व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को गंभीर तनाव से ग्रस्त, उससे निपटने में सक्षम, डरने का भाव, परिस्थिति को अपरिवर्तन योग्य व्याख्या करने वाला समझा जाता है। परिणामतः ऐसे केंद्र संकट हस्तक्षेप, क्राइसिस इंटरवेंशन का कार्यक्रम चलाते हैं। अर्थात ऐसा सलाहकार जो होता है आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को परिस्थिति का सही ढंग से समझाने में मदद करते हैं और उन्हें उत्तम एवं उचित निर्णय लेने में मदद करते हैं और उन्हें संकट से निपटने में उन्हें मदद करते हैं। आरंभिक संपर्क के दौरान ऐसी केंद्र में सलाहकार मतलब काउंसलर मूलतः निम्नलिखित कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो आत्महत्या का जो रोकथाम होता है ना, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद करते हैं वो कौन, तो काउंसलर ही बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं जो शायद आपसे ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं ना जो अपनी फैमिली फ्रेंड को बताने में झिझकते हैं कि वो ऐसा 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 क्यों हुआ। लेकिन जो अनजान व्यक्ति होते काउंसलर होते हैं ना, उसमें व्यक्ति बहुत रेयर में ही ट्रस्ट करता है लेकिन कर लेता, तो उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना वो पता करके उसके रोकथाम का में उसको मदद करते हैं, आत्महत्या करने से रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो उस पर क्या बीतेगा। बहुत सारे इमोशन को रखते हुए वो अपना कार्य को धीमी गति से वो करते हैं और आत्महत्या को रोकथाम में बहुत हेल्पफुल माना जाता है। किसका, तो काउंसलर का। आत्महत्या के रोकथाम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम लोग देखेंगे। धनात्मक संबंध स्थापित करना। दूसरा पॉइंट क्या है, समस्या को समझना एवं स्पष्ट करना। तीसरा पॉइंट क्या है, तो हम लोग देखेंगे आत्महत्या की संभाव्यता को पहचानना। चौथा पॉइंट क्या है, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के साधनों के मूल्यांकन एवं तथा उसे गतिशील बनाना। चौथा और अंतिम पॉइंट क्या है, रोकथाम में आत्महत्या का। हम लोग पॉइंट को बारी से डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है धनात्मक संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसमें कहा गया, सलाहकार ने अपना सलाह देते हुए कहा गया कि आत्महत्या का जो लोग प्रयास करते हैं या इसकी बात करते हैं करने वाले व्यक्तियों के साथ एक धनात्मक संबंध स्थापित करता है। वे उनके साथ एक धनात्मक एवं सुखद भाव उत्पन्न करने वाले शब्दों में बातचीत करते हैं ताकि आत्महत्या का जो प्रयास करने वाले व्यक्तियों का सलाह में पूर्ण विश्वास उत्पन्न हो सके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो कि है समस्या को समझना एवं स्पष्ट करना, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लेरिफाइंग प्रॉब्लम। इसको भी हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। सलाहकार, काउंसलर, जैसे कि हम लोग सभी जान रहे कि आजकल के ज़माने में काउंसलर का बहुत ही अहम रोल है हमारे लाइफ में। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पहले आत्महत्या का प्रयास करने वाले या आत्महत्या की बात सोचने वाले व्यक्तियों के संकट को ठीक ढंग से समझता है और तब तक उस व्यक्ति को उनके समस्याओं का सही ढंग से एवं रचनात्मक ढंग से समझने में मदद करता है। सलाहकार ऐसी आत्मक्षति व्यक्तियों को अपने महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान करने, उनके संकट एवं अस्थायी स्वरूप को समझने तथा आत्मक्षति कार्य के विकल्प को स्वीकार करने पर जोर देता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर जो कि आत्महत्या की संभाव्यता को पहचानना, असेसिंग सुसाइड पोटेंशियल। इसको भी हम लोग थोड़ा डीपली देखेंगे। आत्महत्या के जो प्रयास होते हैं करने वाले व्यक्तियों को आत्महत्या के प्रति काफ़ी गंभीर होते हैं, जबकि वह उतने गंभीर नहीं होते। दूसरे शब्दों में कुछ व्यक्तियों में आत्महत्या करने का जोखिम मतलब रिस्क अधिक होता है, जबकि कुछ में ऐसे रिस्क या जोखिम कम होते हैं। सलाहकार इन दोनों तरह के व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न ढंग से निपटने की युक्ति की खोज करता है। इसका मतलब यह हुआ है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा सही आत्महत्या मूल्यांकन प्रविधि की जो विकास पर भी इन केंद्रों में जोर डाला जाता है। इस सिलसिले में ऐसे केंद्रों एवं प्रश्नों वाली मतलब क्वेश्चन नायर विकसित किया गया है जिसे लैथिलिटी मापनी, मतलब ये लैथिलिटी जो है ना स्केल के बारे में कहा गया है। इस प्रश्नों में दिए गए उत्तरों के आधार पर सलाहकार मतलब काउंसलर यह तय कर पाते हैं कि आत्महत्या का जो प्रयास करने वाले व्यक्तियों में तनाव की जो मात्रा कितनी है, उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुण क्या है, आत्महत्या के प्लान की जो विस्तृतता क्या है, उसकी लक्षण की गंभीरता क्या है, उससे निपटने का उपाय कैसे या उसके पास क्या है इत्यादि। इसके बाद सलाहकार उसके बारे में यह निर्णय निकालता है कि उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, उससे कुछ अन्य कार्य कराया जाए। ये सब जो है रोकथाम जो संभवता है वो सब करने की आवश्यकता है।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि क्या आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के साधनों की मूल्यांकन एवं तथा उसे गतिशील बनाना, असेसिंग एंड मोबिलाइजिंग द सुसाइड रिसोर्स। इसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें कहा गया, हालांकि यह सही है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले जो व्यक्ति अपने आप को अप्रभावित तथा निसहाय मतलब हेल्पलेस पाता है, ऐसे व्यक्तियों में कई तरह की साधन जो होती है संपन्न तथा अनशक्तियाँ होती है। सलाहकार उन साधन रिसोर्स की पहचान करता है तथा उसे सक्रिय करने की कोशिश करता है। ये सब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रोकथाम के बारे में ही बताया जा रहा है। अब आते लास्ट और आखिरी पॉइंट है, जो कि क्या है वो देखते हैं। एक प्लान बनाना, जो कि क्या है, अंत में जो सलाहकार होते हैं ना, काउंसलर, का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के कल्याण के बारे में एक प्लान या योजना तैयार करता है। क्या करता है, तो योजना बनाता। कौन बनाता, तो काउंसलर बनाता, जिसमें दोनों की भागीदारी होते हैं। वे दोनों मिलकर आत्महत्या का एक विकल्प तैयार कर लेते हैं। हालांकि योजना बनाने में दोनों की सहभागिता होती है। सलाहकार की भूमिका प्रधान होती है, वह सुझाव देते हैं तथा यहाँ तक कि ऐसे संबंध को बढ़ावा देते हैं जिनमें आत्महत्या करने वाले व्यक्ति उस पर निर्भर रह सके। यहाँ पे कहा गया है, आत्महत्या के उपचार एवं रोकथाम के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि संकट हस्तक्षेप यद्यपि आत्महत्या का जो प्रयास करने वाले व्यक्तियों के लिए एक लाभकारी रोकथाम प्रविधि है, फिर भी करीब 60% केसेज में से ऐसे व्यक्तियों को दीर्घकालीन चिकित्सा की ज़रूरत होती है। इसमें मिल्स ने 1985 के अनुसार ऐसे दीर्घकालीन उपचार की ज़रूरत खासकर उन व्यक्तियों को पड़ती है जिन्हें अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से निपटने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो हम लोग आज देखे हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड, मतलब आत्महत्या के उपचार एवं रोकथाम कैसे किया जाए। तो इसी प्रकार से मैं अपने टॉपिक को आज यहीं विराम देती हूँ और आज का जो ये टॉपिक था आज यहाँ पे ख़त्म हो चुका। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नए सिरे से। चलिए मिलते हैं फिर।